हेलो एवरीवन। मैं माही शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ मैथइकोनिक्स विद माही शर्मा में। जो न्यू लर्नर्स हैं उनको बता दें कि हमने सीरीज शुरू की हुई है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो एचटेट, सीईटी मेंस और +1 +2 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लास्ट में करते हैं पीवाईक्यू जो एचटेट और सीईटी में पूछे गए हैं। और आज हमारी ये फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, देन हम कल से चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आज का अपना टॉपिक शुरू करती हूँ, जो है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए, नेचर क्या होता है? प्रकृति। किसकी प्रकृति? अर्थशास्त्र की। प्रकृति का मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है कि साइंस है या विज्ञान है, साइंस है या आर्ट है। तो ये हमें बताना है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसके अलावा ये अगर साइंस है तो कौन से टाइप की साइंस है? पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? तो आज हम यही सब जानेंगे, इन सब चीजों का मतलब क्या है और कैसे हमारी इकोनॉमिक्स वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स है क्या? क्या ये एक आर्ट है या ये साइंस है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और इकोनॉमिक्स साइंस भी है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब हम अपने मस्तिष्क का, ब्रेन का यूज करके प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, तो वो हमारा किस में आता है? आर्ट में आता है। ठीक है। और जब हम किसी चीज की सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, डाटा का यूज करके हम सारा कुछ रिसर्च करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हमारा स्कोप होता है, तो वो साइंस की कैटेगरी में आता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को साइंस और आर्ट दोनों क्यों माना गया है। देखिए, फर्स्ट वन, व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस? क्यों है इकोनॉमिक एक साइंस? देखिए, सबसे पहले जो भी साइंस होती है वो क्या होती है? सिस्टमैटिक स्टडी होती है। सिस्टमैटिक स्टडी होती है सभी साइंस। जैसे आप जब भी फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ऐसे ही जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इसको भी हम एक सीक्वेंस में ही स्टडी करते हैं, एक बिल्कुल क्रमागत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले यूटिलिटी की थ्योरी के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? उपयोगिता। उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कंज्यूमर के बिहेवियर का। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं डिमांड का। बिहेवियर समझ लिया हमने कंज्यूमर का, फिर हम समझते हैं वो डिमांड कैसे करता है। इसी तरीके से हम पहले एक फर्म को समझते हैं, वो सप्लाई कैसे करती है उसको समझते हैं। और देन हम समझते हैं कि जब हमारा डिमांड और सप्लाई सेम होता है तो हमारे प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? एक व्यवस्थित तरीके से हम कर रहे हैं। दूसरा है कोज एंड लो इफेक्ट। कोज इफेक्ट लो का मतलब क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज रीजन बनी है और उस रीजन का क्या परिणाम निकला है, क्या इफेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज होती है। हमने क्या बोला? जैसे ही कीमत बढ़ी, हमारी जो मांग है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये हमें बताता है कि जो प्राइस है ना, वो हमारा क्या है? रीजन। क्योंकि प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंज किस में आया है? डिमांड में। ठीक है, तो प्राइस रीजन है और डिमांड में चेंज होना उसका इफेक्ट है। तो हम इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी पढ़ते हैं। थर्ड वन, देखिए, स्टैटिस्टिक्स तो आपका +1 +2 क्लास की इकोनॉमिक्स का एक पार्ट ही है। ठीक है, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक्स मैथ्स के बिना अधूरी है, स्टैट के बिना अधूरी है। इसलिए भी हम इकोनॉमिक्स को साइंस बोलते हैं, क्योंकि साइंस के सभी सब्जेक्ट्स में भी हम क्या पढ़ते हैं? मैथ्स। ठीक है, चाहे आप फिजिक्स करो, चाहे आप केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस देखो, उन सब में कहीं ना कहीं आपको मैथ का यूज मिलेगा। ठीक है, तो इन 3 कारणों के कारण ही हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? एक साइंस है। ओके, देन हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है।
हमारा क्या है इकोनॉमिक आर्ट किस तरीके से है। पहले देखिए पॉलिसी मेकिंग। देखिए नीतियां बनाना एक कला है। हम प्लानिंग करते हैं, किसी की प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनका बहुत ही अच्छा आउटकम रिजल्ट आता है, लेकिन किसी की प्लानिंग्स हर बार फ्लॉप हो जाती हैं, ठीक है? तो यानी कि ये एक कला है कि हमें किस तरीके से सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके प्लान करना है, ठीक है? तो हम जो नीतियाँ बनाती है गवर्नमेंट, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? इकोनॉमिक्स की। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? एक आर्ट बोलते हैं, ठीक है? देन हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यावहारिक उपयोग। जिस भी चीज़ को हम डायरेक्टली हमारे आस-पास के एरिया में यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं? व्यावहारिक होती हैं। जैसे हमने पढ़ा कंज्यूमर का बिहेवियर और लॉ ऑफ डिमांड। तो हम लॉ ऑफ डिमांड को हर चीज़ पे अपने आस-पास अप्लाई कर सकते हैं। हम खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ भी हम रियल लाइफ में यूज़ कर पाएँ किसी चीज़ का, तो वो भी क्या है? आर्ट है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? एक आर्ट बोलते हैं क्योंकि हम इसको रियल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है? थर्ड वन क्या है? बजटिंग एंड टैक्सेशन। अब देखिए, आप अपने घर से ही शुरू कीजिए। घर में हम डिसीजन लेते हैं, हमने कितनी इनकम कमाई है और हमने उसे किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। इसी तरीके से नेशनल लेवल पे भी हम बजट और कर को निर्धारण देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे करती है। तो ये सब होता है कला से। अगर हम अच्छे तरीके से बेस्ट यूज़ करेंगे, तब हम कम इनकम में भी बहुत अच्छा गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, हम एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो हम नहीं कर पाएँगे। यानी कि इन सब चीज़ों को मैनेज करना क्या है? एक आर्ट है और इकोनॉमिक्स हमें यही आर्ट सिखाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, कला भी है। ठीक है? और लास्ट वन जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं इकोनॉमिक्स की वजह से। जैसे गरीबी है, तो हमने गरीबी हटाओ योजना लगा दी। ठीक है? बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारों को थोड़ी-सी हेल्प करने के लिए सक्षम युवा योजना जो हरियाणा में चला दी वो हो गई। तो ये सब क्या है आपको दिखाता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें कहाँ से मिलता है? इकोनॉमिक्स में मिलता है, इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट भी है। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है। अब हम देखते हैं इसके बेस पे क्या क्वेश्चन आया है और साथ में ही पढ़ते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ मेन जो नेम है इकोनॉमिक्स के, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो ये क्या है इम्पोर्टेंट के कुछ मेन टाइटल्स। इकोनॉमिक्स को किस-किस नाम से जाना जाता है और किसने उसको ये नाम दिया? सबसे पहले देखिए क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस में अपने 4 पार्ट आते हैं ना पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को सैमुअल्सन जी ने क्या बोला है कि ये क्वीन है, रानी है सभी सोशल साइंसेस की। ठीक है? सेकंड वन क्या है डिज़मल साइंस। ये किसने बोला था? थॉम कार्लेयर ने। देखिए इनका इसका निराशाजनक विज्ञान बोलने के पीछे का रीज़न ये था कि जिस टाइम ये वर्क कर रहे थे उस टाइम मज़दूरों की हालत बहुत खराब थी। ठीक है? मज़दूरों की हालत खराब थी, उस पे वर्क नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने निराश होके इकोनॉमिक्स का नाम क्या रखा? निराशाजनक विज्ञान। किसने रखा था? थॉमस कार्लियल ने। ओके? देन देखिए थर्ड वन जो एडविन कैनन है, एडविन कैनन जी ने इकोनॉमिक्स को बोला है ब्रेड एंड बटर साइंस। ब्रेड एंड बटर साइंस क्यों बोला है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम जो डेली रेगुलर बेसिस की चीज़ें होती हैं उनको ही पढ़ते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा विज्ञान क्यों बोलते हैं इसको? हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही चॉइस की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसकी वजह से इन्होंने क्या बोला है? ब्रेड एंड बटर साइंस, एडविन कैनन ने। जो लास्ट है इंजन ऑफ एनालिसिस। अल्फ्रेड मार्शल जी ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला है? इंजन ऑफ एनालिसिस बोला है क्योंकि इसमें हम तर्क और विश्लेषण को मजबूत करते हैं। मतलब क्या है? इसमें हम मैथ एंड स्टैट का यूज करके हर चीज के पीछे का रीजन बताते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ इंजन ऑफ एनालिसिस। जहां भी हमें डाटा का एनालिसिस करना होता है इसलिए उसे इंजन ऑफ एनालिसिस बोला जाता है। तो ये किसने दी थी हमें? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। आई होप आपको ये चारों याद रहेंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। देखिए अब हमें बताना है कि हमने ये तो मान लिया इकोनॉमिक साइंस है, लेकिन ये किस टाइप की साइंस है? साइंस दो प्रकार से होती है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव।
पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब जो आपके पास है, आप उसी में खुश हो, ठीक है। नॉर्मेटिव का मतलब है आदर्शात्मक, मानक भी बोलते हैं इसको, आदर्शात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए, हमारी सोसाइटी में ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम बताते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो आपकी होती है नॉर्मेटिव साइंस। और जब हम बोलते हैं कि जो हमारे पास है हमें उसी को पढ़ना है, जैसे हमारे पास जितने रिसोर्स हैं हम उन्हीं को समझेंगे, उन्हीं का अच्छा यूज कैसे करना है, वो हमारी है पॉजिटिव साइंस। तो देखिए क्या बोला गया है, जो पॉजिटिव साइंस है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, टेस्टेबल, इज स्टेटमेंट, टैक्स इंक्रीज रिड्यूस कंजप्शन। देखिए ये नॉर्मल सी, इसको क्या बोला गया है कि पॉजिटिव वो होती है जो आज वर्क कर रही है, जो चल रहा है, जो हो रहा है समाज में। जैसे हम बोलते हैं कि टैक्स, जो टैक्स है उससे कंजप्शन कम हो जाती है, कैसे, किसी पर कर लगा, उसकी इनकम कम होगी पहले से, कर लगने के बाद अब इनकम कम होगी तो वो क्या करेगा, चीज भी कम खरीदेगा तो उसकी कंजप्शन भी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये वो चीजें हैं जो आज के टाइम में वर्क कर रही हैं, इसमें हम ये नहीं बता रहे कि क्या होना चाहिए। जब हम ये सेंस निकालें कि होना क्या चाहिए, तब हमारी क्या आती है, नॉर्मेटिव साइंस, आदर्शात्मक विज्ञान या मानक विज्ञान। देखिए इसमें सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, वैल्यू बेस्ड चीजें होती हैं, कि हमारी ये वैल्यूज हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। इसमें ओट या शुड का यूज होता है कि ये चीजें होनी ही चाहिए। तो जैसे इन्होंने बोला है, टैक्स शुड बी इंक्रीज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब हमने क्या बोल दिया कि जो टैक्स है ना उनको हमें इंक्रीज करना चाहिए। क्यों चाहिए इंक्रीज करना, ताकि हम इनइक्वालिटी को कम कर सके। वो कैसे होगी, अमीर लोगों से टैक्स लिया, गरीब लोगों को उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इनइक्वालिटी दूर हो जाएगी। लेकिन अभी इकोनॉमी में इतना ज्यादा सिस्टम टैक्स का नहीं है, तो उसकी वजह से हमने क्या यूज किया है, शुड भी, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमें दिखाता है नॉर्मेटिव। ओके, अब हमारे पास हैं जो एस्टेट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे इन टॉपिक्स के ऊपर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो अब हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। व्हाट शुड बी किसके अंडर आता है, एस्टेट 2023 का क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए निम्नलिखित में से किसका विषय है। पॉजिटिव साइंस का है, आर्ट का है, स्टैटिस्टिक्स का है, या नॉर्मेटिव साइंस का है। सकारात्मक विज्ञान का है, मानक विज्ञान का है, कला का है, सांख्यिकी का है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आदर्शात्मक विज्ञान और नॉर्मेटिव साइंस, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, शुड या ought to be, ठीक है। ये हमारा किस में आता है, तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। अभी अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स का नेचर, प्रकृति। देखिए पहला क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अभी अभी पढ़ा हमने कि हाँ पॉजिटिव साइंस भी है, हम बताते हैं कि टैक्स का क्या रिलेशन है किसके साथ, कंजप्शन के साथ। दूसरा इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, हाँ हमने पढ़ा नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं कि टैक्स शुड बी इंक्रीज, टैक्स को इंक्रीज करो। यहाँ पढ़ते भी हैं गवर्नमेंट शुड हैव टू अप्लाई सम गुड पॉलिसी, गवर्नमेंट को बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए ताकि इनइक्वालिटी को कम कर सकें। तो ये भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट, ये भी हमने पढ़ा था कि आर्ट भी है और साइंस भी है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ अबव, कि इकोनॉमिक्स सब कुछ है, कला भी है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है, पॉजिटिव विज्ञान, और अर्थशास्त्र एक नॉर्मेटिव विज्ञान भी है, ठीक है। वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। नेक्स्ट वन, देखिए इन्होंने पूछा विच इकोनॉमिक्स कॉल्ड द इकोनॉमिक्स द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ये आपका एस्टेट 2021 में क्वेश्चन आया था कि किस वैज्ञानिक ने इसको क्या बोला था, सॉरी किस इकोनॉमिक्स ने, अर्थशास्त्री ने सोशल साइंस की क्वीन बोला था इकोनॉमिक्स को। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा था, किसने बोला था, सैमुअल्सन ने। देखिए अभी तक हमने इतनी सारी वीडियो पढ़ी, सैमुअल्सन का नाम अपने सबसे ज्यादा बार सुना है। इन्होंने आपको इतनी चीजें दी हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बता दिया था, ठीक है, इकोनॉमिक्स की वेलफेयर वाली डेफिनेशन दी थी, और इसके अलावा अब सोशल साइंस की क्वीन भी बोला है। केन्ज को हमने बता दिया था कि ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्शल क्या है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हिक्स क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और आईसी, जो इंडिफरेंस कर्व होता है
उसके जनक हैं, वो इन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सैमुअल्सन। सॉरी, ये हिंदी में क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, ये पीछे वाला क्वेश्चन ही इधर आ गया, लेकिन इसका आंसर सैमुअल्सन आएगा, और मैंने हिंदी में बता दिया है कि क्वीन ऑफ सोशल साइंस किसने बोला है। ओके, तो यही था। अब देखिए, हमने जितनी वीडियो करी है उसमें हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया स्कार्स रिसोर्सेज और चॉइसेस के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस की क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी मिल गई है। माइक्रो है या मैक्रो है, कैसे वर्क करते हैं उसकी क्लैरिटी। सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा, पीपीएफ के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। तो ये सभी वीडियो हमने 6 वीडियोस में कवर किया है। ठीक है, तो आप उन सब वीडियोस को देखिए। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर का शुरू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो को लिंक मिल जाएंगे, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी वॉच आउट कीजिए ताकि आपको हेल्प मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।